नेक्स्ट इसमें कुछ क्वेश्चंस कर रहे थे हम लोग, ठीक है। तो इसमें जैसे ये फर्स्ट क्वेश्चन है, देखो नेक्स्ट, a ball of mass m is just disturbed from the top of a fixed smooth circular tube in a vertical plane and falls impinging on a ball of mass 2m at the bottom. The coefficient of restitution is 1 by 2. Find the heights to which the ball will rise after second impact. तो देखो क्वेश्चन पहले क्या है, पहले ये समझ लो। ये तो एक फिक्स्ड स्मूथ सर्कुलर ट्यूब है, ठीक है। मान लेते हैं कि रेडियस इसका आर है, तो रेडियस के टर्म्स में ही आंसर आएंगे। अब उसमें क्या है कि नीचे एक बॉल है 2m, ठीक है, और टॉप मोस्ट पॉइंट से हमने एक बॉल को रिलीज किया है m, इसका इनिशियल वेलोसिटी 0 है और सरफेस स्मूथ है। तो क्या वो स्लिप करते हुए जब नीचे आएगी ये बॉल, तो ये जो m आएगी जब नीचे, तो इस m की वेलोसिटी कितनी होगी इधर की तरफ? तो ऐसे बोल सकते हैं कि एट 2√gr होगी। बताओ, ये क्लियर है? अप्रोक्सीमेटली होगी। अप्रोक्सीमेटली क्यों भाई, एग्जैक्ट होगी ना, बोलो। और आफ्टर कोलिजन क्या होगा? तो आफ्टर कोलिजन मान लेते हैं कि ये वाला जो बॉल है ये इधर जा रहा है v1 से, और ये वाला बॉल है ये इधर जा रहा है v2 से। तो ये v1 v2 निकाल पाओगे यूजिंग मोमेंटम कंजर्वेशन एंड एनर्जी कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन? क्या इक्वेशन बनाओगे? क्या इक्वेशन बनाओगे इसमें? तो इसमें एक इक्वेशन तो ये बनेगी कि m इंटू 2√gr इज इक्वल टू 2m v1 एंड माइनस m v2, एक इक्वेशन। और दूसरी इक्वेशन बनेगी कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की, कि वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज इक्वल टू e टाइम्स वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो अगर ये क्वेश्चन नहीं किया है तो ये सॉल्व करके पहले मुझे v1 v2 बताओ क्या होंगे। v1 कितना आएगा और v2 कितना आएगा? तो ये तो हो गया फर्स्ट कोलिजन, ठीक है। पूछा उसने आफ्टर सेकंड कोलिजन है, तो सेकंड कोलिजन भी जब होगा तो वेलोसिटी ये जाएंगे दूर और फिर ये वापस आएंगे। पहले v1 v2 निकालो क्या आएगा, उसके बाद कहानी बदल सकती है, इसलिए बताइए क्या आएंगे। फिर v1√gr आएगा, v1 की वैल्यू √gr। √gr, ठीक है। और v2 बताओ। दोनों इक्वेशन ऐड कर देंगे, m तो कैंसिल हो गया, तो दोनों इक्वेशन ऐड करेंगे तो 3v1 इज इक्वल टू 3√gr है, तो v1 तो √gr हो गया। अब v1 अगर √gr है तो v2 0 होना चाहिए फिर। v2 0 आ जा रहा है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, आफ्टर कोलिजन जो है ये सिर्फ 2m वाला जो पार्टिकल है ये √gr से आगे जाएगा। अब हमको मालूम है कि √gr से अगर आगे जाएगा तो ये हॉरिजॉन्टल तक भी नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल तक पहुंचने के लिए भी उसको √2gr की वेलोसिटी चाहिए। हॉरिजॉन्टल तक भी पहुंचने के लिए उसको √2gr चाहिए, तो ये √gr तक ही जा रहा है। तो इसका मतलब है कि √gr तक जाएगा, रुकेगा और फिर ये वापस आएगा। तो जब थर्ड कोलिजन होगा तो थर्ड कोलिजन इस तरह से होगा कि वो जो 2m है, वो 2m वाला जो मास है वो √gr से m मास की तरफ जा रहा है, और वो m मास जो है वो रेस्ट पे है। तो आफ्टर कोलिजन फिर से निकालते हैं। आफ्टर कोलिजन इस 2m वाले की वेलोसिटी हम लोग v1 इस तरफ ले लेते हैं, v1 ले लेते हैं या v3 ले लेते हैं, और m वाले की वेलोसिटी जो है v4 ले लेते हैं। तो यहां से देखो ये है जस्ट बिफोर कोलिजन और ये है जस्ट आफ्टर कोलिजन। तो जरा फिर से निकालो v3 और v4। यहां से v3 और v4 सॉल्व करेंगे तो देखो एक इक्वेशन तो तुमने ये बनाई होगी 2m√gr इज इक्वल टू 2m v3 प्लस m v4, और दूसरी इक्वेशन वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बनेगी v4 माइनस v3 इज इक्वल टू e टाइम्स, यानी 1/2 टाइम्स वेलोसिटी ऑफ अप्रोच विच वाज √gr। तो इन दोनों से सॉल्व करके v3 और v4, हाँ निकाले किसी ने, बताइए।
V3 की वैल्यू √GR/2 आ रही है। V3 की वैल्यू आ रही है √GR/2 कहाँ पे है, अंदर है रूट के? नहीं सर, बाहर। बाहर है, ठीक है। और V4? √GR। V4 √GR आ रहा है। तो अब ऐसे समझो कि मास m जो है वो √GR से आगे जा रहा है, और V3 मास 2m जो है वो √GR/2 से आगे जा रहा है। तो पूछा ये हुआ है कि वो कितना हाइट राइज करेंगे, निकाल पाएंगे? बोलो। हाइट गेन्ड आफ्टर सेकेंड कोलिजन। तो आफ्टर सेकेंड कोलिजन जो हाइट गेन होगी ना, उसको हम लोग लिख सकते हैं सीधे सीधे V²/2g। तो जो हमारे आंसर आएंगे, डायरेक्ट अगर आंसर लिख दें V²/2g करके, तो ये बनेगा R/4, यानी एक के लिए आएगा, m के लिए और 2m के लिए कितना आएगा? 2m के लिए आएगा R/8 आएगा, और m के लिए R/2 आएगा। देखो आ रहे हैं आंसर्स। दोनों सेम साइड में ही जाएंगे क्योंकि दोनों की वेलोसिटी का साइन सेम आ रहा है। तो एक R/2 हाइट तक जाएगा और एक R/8 हाइट तक जाएगा। बाद में फिर से और कोलिजन होंगे, वो सब की बातें नहीं है, सेकंड इम्पैक्ट के बाद का कैलकुलेशन है ये। क्लियर है क्वेश्चन सभी को? बताइए। यस सर। नेक्स्ट पढ़े। सर अगर सर नॉन कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहे हो तो सर वेलोसिटी हम लोग जो एंड टाइम पे होगी वो लेंगे, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। हाँ, एंड टाइम पे ही ले रहे हैं वेलोसिटी, कोलिजन के जस्ट पहले वाली वेलोसिटी और कोलिजन के जस्ट बाद वाली। बाद में वो चढ़ने लगेंगे तो वेलोसिटी चेंज हो जा रही है ना। यस। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है, अ न्यूट्रॉन इज मूविंग विद स्पीड v अंडरगोज अ हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन विद अ मास नंबर a एट रेस्ट। तो देखो न्यूट्रॉन का मास नंबर हम 1 बोल सकते हैं, और दूसरा एक हेड ऑन कोलिजन कर रहा है जिससे उसका मास नंबर a है। तो इसको ऐसे मान लेते हैं कि न्यूट्रॉन का जो मास है वो m है, और ये v वेलोसिटी से कोलाइड होने जा रहा है एक ऐसे मास से जिसका मास है a इंटू एम। समझ गए? और ये रेस्ट पे है। तो हमें बताना है फाइंड द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जीज ऑफ न्यूट्रॉन आफ्टर एंड बिफोर कोलिजन। तो देखो आफ्टर कोलिजन के लिए अगेन हम इसकी वेलोसिटी इस तरफ एज्यूम कर लेते हैं कि मान लेते हैं कि ये v1 स्पीड से इधर रिबाउंड होगा, और वो जो दूसरा वाला पार्टिकल है a इंटू एम, ये v2 से आगे की तरफ जाएगा। तो ये हो गया जस्ट आफ्टर कोलिजन, और ये हो गया जस्ट बिफोर कोलिजन। तो क्या इक्वेशन बनाओगे? बनाओ। एक तो मोमेंटम कंजर्वेशन की, तो लिखेंगे mv इक्वल टू -mv1 एंड प्लस am इंटू v2। ये हो गई मोमेंटम कंजर्वेशन। और इसके बाद कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की क्या लिखेंगे? तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बनेगा v1 प्लस v2, एंड दिस इज इक्वल टू e टाइम्स वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। अब क्योंकि इलास्टिक कोलिजन है तो e का वैल्यू 1 है, तो e टाइम्स v का मतलब 1 इंटू वी कर दिया है। तो तुम यहां से v1 का वैल्यू निकालो, हमें v1 चाहिए। v1 निकल आएगा डायरेक्ट, v टाइम्स 1 माइनस a अपॉन 1 प्लस a। v टाइम्स 1 माइनस a अपॉन 1 प्लस a माइनस 1 आ रहा होगा, a माइनस 1 अपॉन a प्लस 1। मैंने v1 पीछे की तरफ लिया है, तुमने अगर आगे लिया होगा तो माइनस आ रहा होगा, हाँ, एक ही बात हाँ है। मैंने आगे लिया। ठीक ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी आफ्टर क्या हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी आफ्टर अपॉन काइनेटिक एनर्जी बिफोर का जो रेशियो होगा वो बेसिकली v1 स्क्वायर और v स्क्वायर का रेशियो बनेगा। तो v1 स्क्वायर अपॉन v स्क्वायर में आंसर आ जाएगा a माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन a प्लस 1 का स्क्वायर। देखो यही निकाला था तुम लोगों ने, यस सर। अटेम्प्ट कर लिए ना क्वेश्चन सारे एक साथ एक बार? ठीक है। मोमेंटम कंजर्वेशन एंड कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। और देखो नेक्स्ट, a ball of mass 2m, a ball of mass 2m moving due east
with the velocity 8u collides directly with another ball of mass m, and the velocity of b after collision is 5u due east। तो इसमें हमको क्या पता है, ये हो गया बिफोर कोलिजन, और आफ्टर कोलिजन हमको इसकी वेलोसिटी दी हुई है, कितनी दी है 5u। तो इसका मतलब है बिफोर कोलिजन वाली वेलोसिटी नहीं पता है, ये है सिचुएशन जस्ट बिफोर कोलिजन और ये है सिचुएशन जस्ट आफ्टर कोलिजन। तो देखो इसकी वेलोसिटी बिफोर कोलिजन नहीं मालूम है, लेट से v1, और इसकी वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन नहीं मालूम है, लेट से v2। ठीक है, तो हमें कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन भी दिया हुआ है और फ्रैक्शन ऑफ टोटल एनर्जी लॉस्ट निकालना है। तो अगर हमें v1 मिल जाए तो फ्रैक्शन ऑफ टोटल एनर्जी लॉस तो हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। तो फिर से वही यूज करते हैं, मोमेंटम कंजर्वेशन क्या लगेगा, तो मोमेंटम कंजर्वेशन लगेगा 2m इंटू 8u प्लस m इंटू v1 इज इक्वल टू 2m इंटू v2 एंड प्लस m इंटू 5u। ये तो हो गया इक्वेशन 1। दूसरा कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का, तो देखो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन जब हम लोग लिखेंगे ना तो 5u में v2 सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि हमको मालूम है कि अगर सेपरेट हो रहे हैं तो 5u डेफिनेटली v2 से ज्यादा होगा। तो 5u माइनस v2 एंड इक्वल टू e टाइम्स, e का मतलब है 1/11 टाइम्स वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो जब वेलोसिटी ऑफ अप्रोच लिखेंगे तो 8u में से v1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये होगा इक्वेशन 2। तो इन दोनों इक्वेशन से आप v1 निकाल के बताओ क्या आता है। -3u। हाँ, -3u। -3u आता है। तो काइनेटिक एनर्जी का जो लॉस है वो हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं, कौन से फॉर्मूले से, हाफ म्यू v रिलेटिव स्क्वायर एंड 1 माइनस ई स्क्वायर। म्यू की जगह क्या आएगा, तो हाफ म्यू, म्यू की जगह क्या 2m/3 आएगा, और v रिलेटिव की जगह आएगा 8u माइनस v1। तो v1 ऑलरेडी माइनस, तो ये 3u हो जाएगा, ध्यान से देखना, एंड 1 माइनस ई स्क्वायर। ई स्क्वायर का मतलब है कि 1/121 आ रहा है, यही आ रहा है। तो ये टोटल कितना आता है सॉल्व करके, ये जो आंसर दिया है यही है। नहीं सर, वो तो फ्रैक्शन है, डिवाइड करना पड़ेगा हाँ, इनिशियल से। फ्रैक्शन से निकाला, ये तो वैल्यू निकल के आई है। और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है कितनी, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू है हाफ 2m इंटू 8u का स्क्वायर प्लस हाफ m इंटू v1 का स्क्वायर। तो इसका जब फ्रैक्शन निकालेंगे तो आंसर ये आना चाहिए जो दिया हुआ है। आ रहा है क्या आंसर ये वाला, यस सर। काइनेटिक एनर्जी लॉस अपॉन काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। तो ये वैल्यू सॉल्व करके 80/137 आ रही है। बताइए क्वेश्चन सभी लोगों को क्लियर है, कुछ डाउट है तो पूछिए। क्लियर है सभी को, कोई डाउट नहीं। देखो वैसे तो 1 डायमेंशन कोलिजन है इस चैप्टर में, 2 डायमेंशन कोलिजन है, जनरल कोलिजन है, बट मैं 1 डायमेंशन पे इतने सारे प्रॉब्लम्स इसीलिए करा रहा हूँ क्योंकि 1 डायमेंशन ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मोस्टली जो क्वेश्चन आया हुआ है 1 डायमेंशन पे ही आया हुआ है, और हर बार आता है, कई बार आता है क्वेश्चन, मेन में भी और एडवांस में भी। तो 1 डायमेंशन कोलिजन इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो कुछ भी डाउट है छोटे से बड़ा तो बताओ। ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में कह रहा है देयर आर n identical balls which are at rest, n identical balls which are at rest on a smooth horizontal surface. The ball number 1 moves with velocity u towards 2 which in turn collides with 3 and so on. तो देखो मूव केवल फर्स्ट वाली बॉल कर रही है, ये समझना ध्यान से। बॉल नंबर 1, बॉल नंबर 2, बॉल नंबर 3 एंड बॉल नंबर n,
तो बाकी सारी जो बॉल्स हैं वो रेस्ट पे हैं, और बॉल नंबर 1 की वेलोसिटी दी हुई है कितनी, u, और इनके बीच में जो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है वो है e दिया हुआ है। तो अगर हम, ये सिचुएशन हो गई बिफोर कोलिजन, और अगर हम बनाएं आफ्टर कोलिजन, तो आफ्टर कोलिजन क्या ये बॉल नंबर 2 भी मूव करने लगेगी। तो मान लेते हैं कि ये बॉल नंबर 2 की वेलोसिटी v2 हो गई और बॉल नंबर 1 की वेलोसिटी v1 हो गई। तो v1 और v2 निकालने के लिए हम लोग क्या लगा सकते हैं, मोमेंटम कंजर्वेशन और एनर्जी सॉरी कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। तो इसको लिखेंगे mu इज इक्वल टू, ध्यान से देखना, mv1 प्लस mv2। तो ये तो हो गई इक्वेशन 1। और वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बनेगी v2 माइनस v1 इज इक्वल टू e टाइम्स वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो ये हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन वाला एक्सप्रेशन। तो यहाँ से अगर हम सॉल्व करते हैं, हमें v2 चाहिए, v1 नहीं चाहिए। तो v2 निकालने के लिए तो दोनों ऐड कर देना। तो ये कितना आता है, u by 2 1 ब्रैकेट में 1 plus e। बाई 2 इंटू यू आ रहा है। यस सर। ठीक है। अब देखो ऐसा नहीं है कि हमको ये सारे कोलिजन कराने की जरूरत है, हम अगर थोड़ा सा गेस कर पाए कि इसी तरह से ये प्रोसेस आगे चलने वाला है। अब तुम ध्यान से सोचो जरा, पहले इसके पास u था और ये रेस्ट पे था, तो जैसा इन दोनों का कोलिजन है, क्या वैसा ही अब आगे इन दोनों का भी कोलिजन होने वाला है। फर्क सिर्फ इतना है कि u की जगह उसने v2 ने ले ली है। तो सिमिलरली हम लोग आगे लिख सकते हैं क्या, बिना सॉल्व किए, कि जो v3 आएगा, क्या उसको हम लोग लिख सकते हैं कि वो 1 प्लस ई बाई 2 टाइम्स v2 होगा, बोलो। और 1 प्लस ई बाई 2 टाइम्स v2 का मतलब है कि 1 प्लस ई बाई 2 का होल स्क्वायर इंटू यू हो जाएगा। तो डायरेक्टली अगर हमें nth का लिखना है तो क्या बन जाएगा, तो ये बन जाएगा 1 प्लस ई बाई 2 टू द पावर n माइनस 1 टाइम्स यू हो जाएगा आंसर, बोलो। यस कर लिया था ये प्रॉब्लम, नहीं कर पाए थे, यस सर हो गया था। हो गया था। और बाकी लोग, बाकी लोग कुछ बोलते ही नहीं है, पता नहीं समझ में कुछ आ रहा है कि सब ऐसे ही चल रहा है, हवा में चल रहा है। कहीं कोई डाउट है प्रोसेस में तो बताइए। नेक्स्ट बढ़ूं मैं आगे। ठीक, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट देखो, आईआईटी का प्रॉब्लम है, कह रहा है अ सिंपल पेंडुलम इज सस्पेंडेड फ्रॉम अ पेग। तो ये पेग हो गया पॉइंट ओ पे, मास मान लेते हैं m है, और इसको हमने हॉरिजॉन्टल पोजीशन से रिलीज किया है u इक्वल टू 0 से। अब कह रहा है कि ये बॉब जो है वो वॉल को हिट कर रहा है, और कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन जो है वो दिया है e की वैल्यू 2/√5। तो ये बताओ 2/√5 का मतलब ये हुआ कि अगर ये टकरा रहा है, कितनी वेलोसिटी से टकराएगा ये, क्यों भाई, ये टकराएगा √2gl से। तो जब ये वापस इधर आएगा, रिबाउंड होगा, तो रिबाउंड होगा तो इसकी वेलोसिटी हो जाएगी e टाइम्स, इसकी वेलोसिटी हो जाएगी e टाइम्स √2gl, बोलो। और फिर जाएगा, फिर टकराएगा, तो उसकी वेलोसिटी हो जाएगी e स्क्वायर टाइम्स √2gl। तो हर बार उसकी वेलोसिटी e टाइम्स होती जा रही है, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ कोलिजन्स अगर n है, तो वेलोसिटी आफ्टर nth कोलिजन, n कोलिजन्स के बाद वेलोसिटी क्या होगी, तो n कोलिजन्स की वेलोसिटी हो जाएगी e टू द पावर n इंटू √2gl। अब क्वेश्चन में आ जाओ, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में ये कह रहा है कि कितने कोलिजन्स के बाद एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन बिकम्स लेस देन 60 डिग्री। तो देखो अभी जो एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन है ना वो है 90 डिग्री। तो ये कह रहा है कि ये जो एंगल है ये 60 डिग्री या उससे कम कब बचेगा। तो देखो ये एंगल 60 डिग्री होने का मतलब ये हुआ कि ये वाली जो हाइट है, ये हाइट कितनी होनी चाहिए, ये हाइट होनी चाहिए L माइनस
L cos 60, यानी ये हाइट होनी चाहिए L/2। तो जब ये हाइट L/2 से कम बचेगी, मतलब उसके पहले ही वो रुक जाएगा, उस सिचुएशन तक हमें बताना है कितने कोलिजन्स होंगे। ठीक है, तो देखो हाइट अगर L/2 से कम है तो हाइट तो हम लोग निकाल ही सकते हैं, हाइट को हमें L/2 से कम करना है, और हाइट को लिख सकते हैं v²/2g एनर्जी कंजर्वेशन से। तो यहाँ पे रख दो, क्या आएगा, तो ये आएगा e⁻²n इंटू 2gl इज लेस देन L/2, क्यों भाई, और अपॉन 2g। तो यहाँ से देखो क्या आएगा, तो ये कह रहा है e⁻²n जो है वो लेस देन होना चाहिए 1/2। तो 1/2 से कम कब होगा, क्यों भाई, 2/√5 इज लेस देन 1/2। तो n निकालना है यहाँ से, कैसे सॉल्व करेंगे, रख एक के बार लॉग ले लिया था। लॉग लिया था, ऐसे ही रख के देख लो, 2 4 5 में आंसर आ जाएगा। n की वैल्यू क्या आती है, 4 आती है सर। n की वैल्यू 4 आती है। स्क्वायर तो पहले कर दो, तो ये 4/5 हो जाएगा, एक तरह से स्क्वायर कर देंगे तो ये 4/5 तो हो ही जाएगा। तो 4/5 इज लेस देन 1/2। n की वैल्यू 4 बता रहे हैं। बताओ, देखो बाकी लोग बताइए। फोर बाई फाइव का मतलब हुआ 0.8, तो 0.8 इंटू 0.8 इंटू 0.8 इंटू 0.8 ऐसे करते जाओ। तो देखो ये 0.5 से कम कब बचेगा, तो 4 ही 0.8 आएगा। का अगर हम क्यूब करते हैं तो ये 0.51 आता है, मतलब पावर 3 लेते हैं तो 0.51 आता है, थोड़ा ज्यादा आता है। तो पावर 4 होते ही वो वैल्यू कम हो जाएगी, तो आफ्टर 4 कोलिजन्स हो जाएगा। क्लियर है क्वेश्चन, बताइए। सर ये जहाँ आपने हाइट लेस देन L/2 किया, ये सर समझ नहीं आया यहीं पे बस। ये कैलकुलेशन समझ में नहीं आया, नहीं मैंने, सर, हाँ सर जो Vn²/2g लेस देन L/2 किया। तो यही तो क्वेश्चन में कह रहा है कि नंबर ऑफ कोलिजन्स हमको बताने हैं कि एम्पलीट्यूड जो है वो 60 डिग्री से कम हो जाए। तो एम्पलीट्यूड 60 डिग्री से कम का मतलब है कि जो उसकी हाइट है वो L/2 से कम हो जाए। एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन 60 डिग्री से कम हो का मतलब ये होगा कि ये जो हाइट कवर कर रहा है ये हाइट L/2 से कम होगी। मतलब कॉलिजन के बाद जब वो वापस जा रहा है तो हाँ L/2 से कम कवर करे। हाँ, ठीक है। और देखो, नेक्स्ट देखो, इसमें क्या हो रहा है कि कंटिन्यूअसली वो बॉल जो है वो बाउंस बैक कर रही है, ठीक है। कंटिन्यूअसली बॉल बाउंस बैक कर रही है, तो हमको बताना है कि टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम कितना लगेगा जब तक वो बाउंस होती रहेगी। देखना ध्यान से। तो देखो जब ये पहली बार यहाँ टकराएगी तो बताओगे इसकी वेलोसिटी क्या होगी, फर्स्ट टाइम जब टकरा रही है तो इसकी वेलोसिटी होगी √2gh। और फिर जब ये ऊपर उठेगी बॉल तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, तो उसकी वेलोसिटी होगी e टाइम्स √2gh। फिर जब ये टकराएगी तो वेलोसिटी कितनी होगी, तो टकराने पे तो e√2gh ही रहेगी, लेकिन फिर से जब ये बॉल उठेगी तो उसकी वेलोसिटी हो जाएगी e² टाइम्स √2gh। तो ऐसे है क्या कि धीरे धीरे इसका जो हाइट है, हाइट कवर्ड, वेलोसिटी की वजह से कम होता जाएगा। तो हमें ये पता करना है कि इसने टोटल टाइम कितना लगेगा रुकने तक और टोटल डिस्टेंस कितनी कवर करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले टाइम निकालते हैं। तो टाइम निकालने के लिए ये बताओ कि पहली बार कितना टाइम लगा यहां से यहां आने में, बोलिए। √2h/g। पहली बार टाइम लगा √2h/g, ठीक है। फिर अगली बार अगर कोई बॉल v वेलोसिटी से ऊपर जाती है और आती है तो कितना टाइम होता है, टाइम ऑफ फ्लाइट, v²/2g। टाइम ऑफ फ्लाइट 2v/g होता है। हाँ यस सर। टाइम ऑफ फ्लाइट होता है 2v/g।
तो 2 और v की जगह हो जाएगा √2gh अपॉन g। फिर और अगली बार टाइम कितना लगेगा, तो ये हो जाएगा 2e² √2gh अपॉन g। तो इस तरह से इसमें इनफाइनाइट कोलिजन्स होंगे, इनफाइनाइट कोलिजन्स होंगे। इसमें किसी को डाउट है? नो सर। सर बॉल को वर्टिकली ड्रॉप कर रहा है। हाँ, तो मैं एक ही जगह दिखाऊंगा तो तुम्हें समझ में नहीं आएगा ना, इसलिए मैंने थोड़ा आगे बना दिया है। तो सर टोटल डिस्टेंस और वो है क्या ना, बाउंस तो एक ही जगह हो रही है वो, बट मैं दिखाने के लिए थोड़ा आगे खिसका दिया उसको, समझाने के लिए। ठीक है ना, तो ये हो गया √2h/g। अब इसमें से एक काम करते हैं, 2e और √2h/g इसमें से कॉमन ले लेते हैं, तो देखो क्या बचेगा। तो पहला वाला टर्म तो पूरा कॉमन ले लिया है, अगले टर्म से e आएगा और अगले टर्म से e² आएगा। अब इस जीपी का सम हम लोग निकाल सकते हैं, क्योंकि ये जो जीपी Yes, sir. कॉमन रेशियो <1 वाली है ना, तो इसका आंसर लिख दो और सॉल्व कर लो। कर लोगे आगे? यस सर, आगे हो जाएगा। किसी ने निकाला है आंसर? क्या आता है बताओ। मुझे पता नहीं, याद है कि गलत है या सही पता नहीं, बट ऐसा आना चाहिए। 1 + e अपॉन 1 - e एंड √2h/g। देखो जरा सॉल्व करके। यस सर, यही आ रहा है। और अगर हमें टोटल डिस्टेंस निकालना है तो जरा ध्यान से देखना, टोटल डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करेंगे। पहली बार इसने डिस्टेंस कितना कवर किया, h। पहली बार उसने h कवर किया। अब ध्यान से देखो, उसकी जो वेलोसिटी है वो e टाइम्स हो गई है। तो अगर वेलोसिटी उसकी e टाइम्स हो गई है तो जो हाइट वो कवर करेगा वो e² टाइम्स हो जाएगी, क्योंकि वेलोसिटी से हाइट कैसे निकालते हैं, v² अपॉन 2g करते हैं, क्यों भाई। तो अगर वो e √2gh से ऊपर जा रहा है तो हाइट कितनी होगी, तो हाइट को हम लोग लिख सकते हैं v² अपॉन 2g। तो ये वैल्यू निकालेंगे तो ये e² आएगी। मतलब वेलोसिटी हर बार e टाइम्स हो रही है और हाइट हर बार e² टाइम्स हो रही है। तो पहली बार तो h है, लेकिन अगली बार जो जाने और आने का डिस्टेंस होगा वो 2e² होगा, और अगली बार जाने और आने का 2e⁴h होगा, इस तरह से। तो इसमें से भी सेकेंड टर्म से कॉमन ले लो, 2e² अगर कॉमन लें तो ये 1 + e² + e⁴, तो इसका कॉमन रेशियो e² आएगा। तो ये कितना आता है सॉल्व करके, ये शायद आएगा 1 + e² अपॉन 1 - e² टाइम्स h। बोलो, तो ये पॉपुलर क्वेश्चन है ये। देखो आंसर आ रहे हैं यही वाले जो लिखे मैंने। बताइए कहीं डाउट है तो। सर ये इन्फिनिटी क्यों ले रहे हैं सर, इसमें कंफ्यूजन हो रहा है। इन्फिनिटी इसलिए ले रहे हैं क्योंकि क्या हो रहा है ना, कभी ऐसा तो होगा नहीं कि बॉल टकराई और वापस नहीं आई। अगर कितनी भी कम वेलोसिटी से टकराए, कितनी भी कम वेलोसिटी से टकराए, वापस तो आएगी ना। यस सर। तो इसलिए कोलिजन्स इनफाइनाइट हैं। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। कोलिजन्स इनफाइनाइट हो रहे हैं, लेकिन उन इनफाइनाइट कोलिजन्स का जो टाइम है वो भी फाइनाइट है, और जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है वो भी फाइनाइट है। एक्चुअली वो कह रहा है ना कि ये जो जीपी बन रही है ये कन्वर्जिंग जीपी है, इसको हम लोग बोलते हैं कन्वर्जिंग जीपी, जिसका कॉमन रेशियो कम होता है। तो वो जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है वो कम होती जा रही है। तो जब वो कम होती जा रही है तो हम ये पता कर पा रहे हैं कि कितनी देर में वो 0 हो जाएगी। क्या बोल रहे थे, आवाज आई नहीं आप? तो समझ आ रहा है जीपी, इसका मतलब ये मैथ से तो समझ आ रहा है कि जीपी का कॉमन रेशियो 1 से कम है, लेकिन सर ये प्रैक्टिकली सर कैसे ये इनफाइनाइट हो जाएगा, कहीं ना कहीं तो जाके रुकेगा ही, आगे कहीं भी रुके। तो प्रैक्टिकली तो मैं बोल ही रहा हूँ ना भाई, लास्ट में क्या होगा ना, लास्ट में उसकी वेलोसिटी बहुत कम होगी, और लास्ट में जब वेलोसिटी बहुत कम होगी ना तो वो जो टाइम है वो धीरे धीरे बहुत कम होता जाएगा। मतलब जो उसको बाउंसिंग का जो टाइम है ना, टाइम ऑफ फ्लाइट, वो धीरे धीरे रिड्यूस होता जाएगा, बाउंसिंग का जो टाइम है। तो क्योंकि वो टाइम बहुत जल्दी जल्दी रिड्यूस हो रहा है,
तो इसलिए वो टोटल टाइम फाइनाइट आ जा रहा है। अरे सर उसके बाद वो ग्राउंड में भी तो ट्रैवल करेगा ना थोड़ी देर, कोई भी बॉल होगी। अरे ग्राउंड में नहीं ट्रैवल कर रहे, तुम कहाँ निकल जाते हो एकदम, क्वेश्चन छोड़ के अपना नया क्वेश्चन पूछने लगते हो। एक ही जगह बाउंस हो रही है बॉल, तो आगे कहाँ निकल जाएगी, वहीं रहेगी ना। सर बट ऐसा तो है नहीं, हम उसको देख तो सकते नहीं बॉल को, क्यों रुकते हुए, क्यों एकदम रुक गई एक ही जगह पे जंप करते हुए सर। ऐसा तो सर इम्पॉसिबल है ना बॉल के साथ। बेटा रुक जाएगी वो बॉल, रुकेगी नहीं क्या? हम्म, यही तो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो जो टाइम है ना, कितनी देर में रुकेगी, वो टाइम फिक्स है, लेकिन नंबर ऑफ कोलिजन्स इनफाइनाइट है। क्यों ऐसा है? क्योंकि लास्ट में क्या होगा ना, बहुत जल्दी जल्दी कोलिजन्स होंगे। एक क्वेश्चन ऐसा पहले आया था कि दो ट्रेन आ रही है और एक पैरेट इस ट्रेन से उस ट्रेन जा रहा है, तो कितनी ट्रिप्स वो कंप्लीट करेगा था? यस सर, यस सर, काइनेमैटिक्स में। वहां भी तुमने यही काइनेमैटिक्स मैंने में वहां भी यही सोल्यूशन, यही लॉजिक दिया था कि बाद में क्या होगा कि ट्रिप बहुत कम छोटी हो जाएंगी, तो बहुत छोटी ट्रिप होने की वजह से जो नंबर है, नंबर ऑफ ट्रिप्स, वो इनफाइनाइट हो जा रहा है। यस सर। ठीक, नेक्स्ट बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन किया है किसी ने? नेक्स्ट क्वेश्चन किया है किसी ने, तो आंसर बताइए। नहीं किया है, चलो ठीक है। देखो अब इसमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इसमें 2n नंबर ऑफ बॉल्स हैं और जितनी भी ऑड नंबर्ड बॉल्स हैं वो सेम वेलोसिटी से राइट साइड में जा रही हैं, और जितनी भी इवन नंबर्ड बॉल्स हैं वो सेम वेलोसिटी से अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है, सेम स्पीड से। तो सबसे पहले मुझे ये बताओ कि सबसे पहले कोलिजन कौन कौन सी बॉल्स का होगा। तो ऐसे बोल सकते हैं कि सबसे पहले कोलिजन 1 2 का होगा, फिर कोलिजन इवन ऑड का 3 4 का होगा, फिर इसी तरह से चलते जाओ तो 2n और 2n माइनस 1 का होगा। अब सिर्फ ये बताओ कि ये कितने कोलिजन्स हुए। इसको हम बोल रहे हैं फर्स्ट सेट ऑफ कोलिजन्स। फर्स्ट सेट ऑफ कोलिजन्स, तो फर्स्ट सेट ऑफ कोलिजन्स में नंबर ऑफ कोलिजन्स कितने हैं? एन। हाँ, क्या n कोलिजन्स हुए? यस सर। ठीक है। अच्छा, अब इन n कोलिजन्स के बाद सपोज ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, इस तरह से ये 2n है, ये 2n माइनस 1 है, ये 2n माइनस 2 है। इन n कोलिजन्स के बाद इनकी वेलोसिटीज के डायरेक्शन क्या होंगे बताओ फिर से। तो क्या अब जो है ये 1 3 5 सब लेफ्ट में जाने लगेंगे ऑड वाले, और जो इवन वाले हैं वो राइट में जाने लगेंगे। बताओ अब किसका किसका कोलिजन होगा, बताओगे? अब कौन कौन कोलाइड कर रहा है? तो अब ध्यान से देखोगे तो 2 और 3 कोलाइड होंगे, 4 और 5 कोलाइड होंगे, 2n माइनस 1 स्टार्टिंग और एंड के नहीं होंगे बस सर। कहने का मतलब है कि 2 बॉल कम हो गई, और जो कम हो गई है ना अब वो कोलाइड नहीं करेंगे, क्योंकि तो वो तो v स्पीड से निकल जाएगा ना दूर। तो अब इस बार कितने कोलिजन्स हुए इस सेट में? इसमें n-1 कोलिजन्स हुए। तो क्या होगा ना कि हर बार 2 ब्लॉक कम होते जाएंगे, तो एक एक कोलिजन कम होता जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ कोलिजन्स क्या लिखेंगे बताओ? टोटल नंबर ऑफ कोलिजन्स, पहली बार n हुए, अगली बार n-1 और अगली बार n-2। तो इस तरह से करते करते बताओगे लास्ट कोलिजन कौन सी 2 बॉल्स के बीच में होगा, कौन से 2 ब्लॉक्स के बीच में होगा लास्ट कोलिजन? सर n और n+1 n और n+1 के बीच में होगा लास्ट वाला कोलिजन। उसके बाद n+1 वाला राइट में चला जाएगा और n वाला लेफ्ट में चला जाएगा। तो इधर 1 से लेके n तक सारे लेफ्ट में जा रहे हैं, और n+1 से लेके 2n तक सारे राइट में जा रहे हैं, तो उसके बाद कोई भी कोलिजन नहीं होगा। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी क्यों भाई? क्या ये समेशन एपी लगा देते हैं। अरे एपी लगाओगे? ये तो नेचुरल नंबर्स का सम है बेटा। अरे तो वो भी सर उसी तरह आ जाता है ना। ये तो याद होना चाहिए ना, इसमें भी एपी और जीपी लगाओगे, हो गया फिर तो। ठीक है,
क्लियर है क्वेश्चन? बताइए। यस सर। आओ अगला और देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में दोनों मासेस को यानी कैपिटल एम और स्मॉल एम को हम एच हाइट से रिलीज कर रहे हैं और सारे के सारे जो कोलिजन्स हैं वो परफेक्टली इलास्टिक हैं। तो हमें मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द बॉल बतानी है फॉर द फर्स्ट टाइम आफ्टर कोलिजन्स, अगर दोनों का मास सेम है और अगर दोनों का मास अलग अलग है। तो देखो सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि सबसे पहले क्या होगा कि जब ये कोलाइड होने वाले होंगे तो बताओगे कोलिजन के जस्ट पहले, इसका डायग्राम मैं अलग बना लेता हूं और इस सिचुएशन को मैं बोल रहा हूं जस्ट बिफोर फर्स्ट कोलिजन। या मुझे ऐसे ये बताओ कि ये भी v से इधर आ रहा है, ये भी v से इधर आ रहा है और v की वैल्यू है √2gh। तो पहला कोलिजन किसके किसके बीच में हो रहा है? और ग्राउंड के बीच में। पहला कोलिजन किसके किसके बीच में हो रहा है? कैपिटल एम एंड ग्राउंड। कैपिटल एम एंड ग्राउंड। तो इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, फर्स्ट कोलिजन बिटवीन कैपिटल एम एंड ग्राउंड। सर दोनों सेम वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहे हैं तो सर ये नहीं कह सकते पूरा सिस्टम एक साथ सर कोलाइड करेगा? नहीं, पूरा सिस्टम नहीं करेगा, यही तो बस इसी बात पे तो बेस्ड ये क्वेश्चन है। देखो जो लगता है वो है नहीं यहाँ पे। तुम खुद एक बार सोचो कि कौन टकराने वाला है। भाई ये दोनों बॉडी जो है, मतलब कि ये वाला जो पॉइंट है, इसमें कोलिजन तब तक नहीं होगा जब तक कि दोनों की वेलोसिटी सेम है। तो पहले कोलिजन तो इसका ही होगा ना, इससे एकदम होगा क्या ना, थोड़े से टाइम में सारे कोलिजन हो जाएंगे। तो अगर हम देख रहे होंगे इस एक्सपेरिमेंट को तो हम पता नहीं कर पाएंगे, लेकिन हमें अगर कायदे से उसको समझना है तो हमें उसको बिल्कुल स्लो मोशन में चलाना होगा कि वो धीरे धीरे टकरा रहे हैं। तो पहले कौन टकरा रहा है, ये मेरा कहने का मतलब है। बोलो ठीक है? सर क्लियर है। अब मुझे बताओ क्लियर है तो पहले कोलिजन के बाद वेलोसिटीज क्या होंगी, कौन किधर जा रहा होगा? तो देखो अभी ये तो टकरा नहीं रहा, तो ये तो v से नीचे ही आ रहा है, लेकिन ये v से ऊपर जाने लगेगा सडनली। तो सेकंड कोलिजन किसके किसके बीच में हो रहा है? क्यों भाई? सेकंड कोलिजन कैपिटल एम और स्मॉल एम के बीच में होगा। भाई इनके बीच में अगर एक लेयर भी बन रही होगी ना गैप की, तो इनके बीच में कोलिजन होने लगेंगे। सर ऐसा नहीं होगा कि जब कैपिटल एम टकराएगा ग्राउंड से तो जो स्मॉल एम है वो बाउंस बैक कर जाए, मतलब सर ऊपर की ओर? अरे वही तो पढ़ रहे हैं, बट अभी हम उस चीज को हम थोड़ा और इलेबोरेट कर रहे हैं, थोड़ा स्लो मोशन में देख रहे हैं, बिल्कुल एक एक स्टेप में देख रहे हैं क्या हो रहा है। सर हम यहाँ पर उस इंस्टेंस को कंसीडर नहीं करेंगे क्या जहाँ पर कैपिटल एम की वेलोसिटी 0 हो जाती है? कैपिटल एम की वेलोसिटी 0 होती है उस इंस्टेंट पे, लेकिन कैपिटल एम की वेलोसिटी 0 और अपोजिट होने में ना टाइम बहुत कम लगेगा, उतनी देर में वो नहीं टकरा पाएगा। मतलब उसके टकराने का जो टाइम है और इसकी वेलोसिटी पलटने का जो टाइम है, ये पलट तो तुरंत जाएगी ना, जैसे ही टकराए बॉल से वैसे ही पलट जाएगा। ठीक है, मतलब कि कोलिजन हम तब कंसीडर करेंगे जब वेलोसिटी रिवर्स होगी उसकी। हाँ। और अब थर्ड कोलिजन किसके किसके बीच में होगा बताओ? बताओ थर्ड कोलिजन कैपिटल एम और ग्राउंड। ये v से ऊपर जाने लगेगा और ये v से फिर से नीचे जाने लगेगा। तो थर्ड कोलिजन फिर से होगा किसके किसके बीच में? बिटवीन कैपिटल एम एंड ग्राउंड। ठीक है, और आफ्टर थर्ड कोलिजन क्या होगा? आफ्टर थर्ड कोलिजन, तो थर्ड कोलिजन के बाद ये तो v से ऊपर जा ही रहा था और ये भी v से ऊपर जा रहा है। तो ये बताओगे कि बॉल ने कितना हाइट कवर किया होगा?
हमें तो ये निकालना था कि बॉल ने हाइट कितना कवर किया है। मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द बॉल, तो वो जो मैक्सिमम हाइट है वो v² / 2g हो जाएगा, और v की वैल्यू √2gh है, तो सीधे सीधे h आ जाएगा ए पार्ट में। सर एंड में तो सर स्मॉल एम और कैपिटल एम सेपरेट हो जाएंगे ना? अगर दोनों के मास सेम है तो नहीं होंगे। अगला वाला पार्ट करने दो, फिर पूछना डाउट। ठीक है, बोलो। अच्छा, सेकंड पार्ट और फर्स्ट पार्ट में क्या फर्क आएगा? फर्क क्या आएगा सर? मैक्सिमम हाइट बढ़ जाएगी सर। सुनो सुनो, वेलोसिटीज फिर से लिखते हैं, ठीक है ना। तो मैं कहूंगा कि फर्स्ट कोलिजन तो कैपिटल एम और ग्राउंड के बीच में है, तो कैपिटल एम और ग्राउंड के बीच में कोलिजन में ग्राउंड ही जीतेगा, तो कैपिटल एम की वेलोसिटी तो पलट जाएगी। लेकिन फर्स्ट कोलिजन के बाद जब सेकंड कोलिजन हो रहा है, तो सेकंड कोलिजन में क्योंकि कैपिटल एम, ध्यान से समझना, कैपिटल एम की वैल्यू स्मॉल एम से बहुत बड़ी है, तो कैपिटल एम की वेलोसिटी में कोई भी चेंज नहीं आएगा। हाँ, लेकिन स्मॉल एम की वेलोसिटी में चेंज आ जाएगा, लेट से v1। बोलो, तो जब उसकी वेलोसिटी v1 होगी, क्यों भाई, उसकी वेलोसिटी यहाँ पे तो v1 कैसे यहाँ लिखेंगे? तो v1 निकालने के लिए हम लोग लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन होगी v1 - v इज इक्वल टू e टाइम्स वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच होगी v + v। ध्यान से देखो, तो यहां से v1 की वैल्यू 3v आ जाएगी, यानी v1 की वैल्यू आएगी 3√2gh। सर आपने एरो क्यों पलट दिया वहां पे? कहाँ पे? तो थर्ड कोलिजन में कैपिटल एम का एरो ऊपर, वो थोड़ी चेंज होगा। थर्ड कोलिजन होगा ही नहीं यहाँ पर, है ना सर? है, हाँ, यहाँ थर्ड कोलिजन नहीं होगा, यहाँ सिंपली हम ये बोलेंगे इसको आफ्टर सेकेंड कोलिजन। आफ्टर सेकेंड कोलिजन, क्योंकि कैपिटल एम की वेलोसिटी थोड़े ना पलट रही है, तो सर ऊपर भी तो वही रहेगा। से उसकी वेलोसिटी अनचेंज रहेगी हैवी होने की वजह से, तो केवल वो स्मॉल एम से टकराएगा। दो ही सर जो कोलिजन। ऊपर आपने लिखा वो सही है? थर्ड कॉलिजन हाँ बिटवीन एम एंड ग्राउंड, हाँ उस टाइम पे, जिस टाइम पे दोनों अलग हो रहे हैं सर। हाँ, सर थर्ड कोलिजन में सर अलग नहीं हो जाएंगे स्मॉल एम कैपिटल एम फर्स्ट वाले केस में? फर्स्ट वाले केस में क्या पूछ रहे हो बताओ? सर जो आपने थर्ड कोलिजन डायग्राम ड्रॉ किया है सर, उसमें स्मॉल एम और कैपिटल एम से अलग नहीं हो जाएंगे? बेटा, मैंने ये जो गैप दिखाया है ना, ये गैप मैंने तुमको समझाने के लिए दिखाया हुआ है। एक्चुअली ये गैप तुमको दिखेगा थोड़े ना, कि दिखेगा ये गैप? नहीं सर, इसको नहीं कह रहा सर, मैं कह रहा जो बॉल है सर वो ऊपर चला जाएगा, और सर कैपिटल एम वाला ब्लॉक सर बाद में ऊपर जाना शुरू करेगा। तुम ये जो बात बोल रहे हो, इसके पीछे कोई इक्वेशन है, कोई लॉजिक है, या ऐसे ही तुम फील कर रहे हो तो बोल रहे हो? सर क्योंकि स्मॉल एम वाली सर जो बॉल है सर वो वी वेलोसिटी से ऊपर गई सर थर्ड कोलिजन में, और सर कैपिटल जो गैप है ना, यहाँ से यहाँ का टाइम गैप, यहाँ से यहाँ का टाइम गैप, ये टाइम गैप बहुत कम है। ये काम होने में टाइम थोड़े ना लग रहा है, तो उतने टाइम में वो ऊपर कहाँ जा पाएगी? बहुत निग्लिजिबल डिस्टेंस जाएगी, वो हम देख थोड़े ना पाएंगे। तो देखने में तो हमको यही नजर आएगा लास्ट में कि दोनों साथ में ऊपर जा रहे हैं। नहीं तो सर, जो थर्ड कॉलिजन बिटवीन एम एंड ग्राउंड लिखा है आपने फर्स्ट केस में, उसको ये नहीं लिख सकते आफ्टर सेकंड कॉलिजन? उसमें डिफरेंस क्या है इन दोनों में? मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है। अरे यार, मेरे लिखने पे क्यों तुम लोग जा रहे हो? नहीं सर, क्योंकि हो रही है वो बताओ। लिखा मैंने इसलिए क्योंकि अब अगला कोलिजन है ना इसका और इसका, इसको आफ्टर सेकंड sir. कोलिजन लिखो या बिफोर थर्ड कोलिजन लिखो, एक ही बात तो हुई ना। यस ठीक है फिर। अरे आफ्टर सेकंड कोलिजन लिखो या बिफोर थर्ड कोलिजन लिखो, पता नहीं क्या डिस्कस कर रहे हो। यस सर ठीक है। तो यहाँ से v1 की वैल्यू 3√2gh आ रही है, तो मैक्सिमम हाइट अगर यहाँ पे निकालेंगे कितनी आएगी? मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय बॉल, तो
तो इस मैक्सिमम हाइट को हम लोग v1 स्क्वायर अपॉन 2g लिखेंगे। तो v1 स्क्वायर अपॉन 2g अगर निकालोगे तो ये इस बार 9h आएगी, क्योंकि वो जो स्मॉल m है वो बहुत हल्का है, तो वो ज्यादा हाइट तक बाउंस होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन भी आईआईटी में आ चुका है, अच्छा क्वेश्चन है बट डिफिकल्ट नहीं है, बहुत सीधा सीधा है, जैसा जैसा बोलता जा रहा है वैसा वैसा करते जा रहे हैं। इसमें कह रहा है 2 ब्लॉक्स कैपिटल M एंड 2 kg दिख रहे हैं, दे आर एट रेस्ट ऑन एन इंक्लाइन प्लेन एंड आर सेपरेटेड बाय 6 मीटर। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन ईच ब्लॉक एंड इंक्लाइन प्लेन, मतलब कि रफ है दोनों के लिए, और दोनों के लिए वो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.25 का दिया हुआ है। ठीक है, अब कह रहा है द 2 kg ब्लॉक इज गिवन अ वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड अप द इंक्लाइन, इट कोलाइड्स विद कैपिटल M एंड कम्स बैक and has a velocity 1 meter per second when it reaches to its initial position। मतलब इसको हमने ऊपर की तरफ वेलोसिटी दी है इनिशियली, और इसको ऊपर की तरफ इनिशियल वेलोसिटी दी है 10 मीटर पर सेकेंड। तो देखो जब ये कोलाइड करेगा तो क्या 10 से कोलाइड करेगा, बताओ? नहीं सर, फ्रिक्शन की वजह से कम हो जाएगी ना, हो जाएगा। हाँ, तो पहले हमको क्या करना पड़ेगा, हमको वो भी निकालना पड़ेगा कि जब ये कोलाइड होगा उस वक्त इसकी क्या वेलोसिटी है, बोलो? वो एक्सेलरेशन से आ जाएगा। हाँ, तो वो निकालना पड़ेगा, यानी थोड़ा सा कैलकुलेशन है क्वेश्चन में, क्योंकि होगा क्या ना, इसका mg sin थीटा भी नीचे की तरफ लगेगा और म्यू mg cos थीटा भी पीछे की तरफ लगेगा। तो ऐसे देखो, रिटार्डेशन ऑफ 2 kg, पहले हम इसमें लिखेंगे मोशन ऑफ 2 kg टिल इट कोलाइड्स विथ कैपिटल M। ठीक है, तो इसका रिटार्डेशन कितना आएगा, इसके रिटार्डेशन को क्या हम ये लिख सकते हैं, माइनस ऑफ g साइन थीटा एंड प्लस म्यू g कॉस थीटा। क्यों भाई, बताइए? अब ये जो एंगल थीटा दिया हुआ है ना क्वेश्चन में, ये एंगल थीटा दिया हुआ है स्मॉल, तो साइन थीटा को कह रहा है tan थीटा लिख दो, और tan थीटा की वैल्यू दी हुई है। कॉस थीटा को क्या लिखेंगे अगर थीटा स्मॉल है तो? 1 लिखेंगे, 1 लिख देंगे, वेरी गुड। तो ये हो जाएगा 0.05 एंड प्लस म्यू की वैल्यू है 0.25 और कॉस थीटा हो गया 1। तो ध्यान से देखो ये कितना आ जाता है, क्या ये ऐड होके 0.3 हो जाएगा, 0.3 इंटू 10, तो ये -3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जा रहा है। तो अब अगर हम इसका वेलोसिटी निकालें जस्ट बिफोर इट कोलाइड्स, तो वेलोसिटी निकाल सकते हैं v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2as। देखो तो ये आ रहा है 100 माइनस 36, यानी कोलिजन के ठीक पहले इसकी वेलोसिटी निकल के आ रही है 8 मीटर पर सेकेंड। बताओ? ठीक है, अब इनका कोलिजन कराते हैं। कोलिजन बिटवीन 2 kg एंड कैपिटल M। तो अब जरा ये बताओ कि कोलिजन के ठीक पहले 2 kg की क्या वेलोसिटी है, कोलिजन के बाद 2 kg की वेलोसिटी, और कोलिजन के बाद कैपिटल M की वेलोसिटी। क्वेश्चन थोड़ा लंबा है बट क्वेश्चन सीधा है अगर तुम ध्यान से सोचो तो। हाँ, 2 kg कितनी वेलोसिटी से टकराने गया, तो ये टकराने गया 6 मीटर पर सेकेंड से। इनिशियली कैपिटल M कैसा था, रेस्ट पे था, बाद में 8 मीटर पर सेकेंड। हाँ सॉरी 8 मीटर, बाद में 2 kg वाला पीछे आया होगा, मान लेते हैं v1 से, और ये कैपिटल M जो है ये आगे गया होगा किससे, v2 से। अच्छा, कैपिटल M के बारे में एक इंफॉर्मेशन और दी हुई है कि आफ्टर कोलिजन कैपिटल M 0.5 मीटर ऊपर जा रहा है और फिर वो रुक जा रहा है। क्यों भाई? तो अगर 0.5 मीटर ऊपर जा रहा है और रुक जा रहा है तो क्या इससे v2 निकाल सकते हैं? देखो रफ सरफेस पे चाहे 2 kg ऊपर जाए चाहे m kg ऊपर जाए, रिटार्डेशन तो सेम ही आएगा ना, क्योंकि रिटार्डेशन मास पे थोड़ा ना डिपेंड करता है। तो कैपिटल M के लिए भी यही इक्वेशन बनेगी, तो उसका रिटार्डेशन भी इतना ही आएगा। तो अगर ये ब्लॉक v2 से जा रहा है और 0.5 मीटर ऊपर जाने के बाद रुक जा रहा है, तो इस v2 को हम लोग लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ 2as, और ये निकालने के लिए हम a की जगह लिख सकते हैं 3 और s की जगह लिख सकते हैं 0.5। तो ये देखो ध्यान से, ये अंडर रूट 3 आ जा रहा है। ये क्लियर है? बताओ डायरेक्ट कैसे लिख दिया?
यस सर। तो अब हमें V2 भी मिल गया, V1 कैपिटल M और E तीन चीजें अननोन है, और V1 भी इनफैक्ट निकाल ही लो। V1 ऐसे निकाल लो कि जब वो नीचे की तरफ आ रहा होगा, मोशन ऑफ 2 kg block till it comes down to initial position। तो ये बताओ रिटार्ड होगा कि एक्सीलरेट होगा? क्यों भाई? एक्सेलरेट होगा। जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा लिखेंगे, तो जी कॉमन ले लें अगर, तो साइन थीटा की जगह 0.05 आएगा और इसकी जगह 0.25 आएगा, तो ये अभी भी -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ रहा है, यानी फिर से वो रिटार्ड ही होगा क्योंकि थीटा बहुत कम है ना, फ्रिक्शन ज्यादा है, तो रिटार्ड होगा। तो इनिशियल पोजीशन पे आते आते उसकी वेलोसिटी कितनी है? तो उसकी वेलोसिटी दी हुई है 1, तो हम लोग फिर से लिखेंगे कि 1 स्क्वायर इज इक्वल टू V1 स्क्वायर माइनस 2a और s की जगह 6 है, तो यहां से देखो V1 स्क्वायर कितना आएगा, V1 स्क्वायर की वैल्यू 25 आ रही है, यानी V1 की वैल्यू मिल गई 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब हम लोग कोलिजन सॉल्व करते हैं। कोलिजन सॉल्व करने के लिए हमें V1 पता चल गया, V2 पता चल गया, बस हमें कैपिटल M नहीं पता है और कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन नहीं पता है। तो एक इक्वेशन लगाएंगे मोमेंटम कंजर्वेशन, तो लिखेंगे 2 × 8 इज इक्वल टू -2 × 5 एंड प्लस m × √3, इक्वेशन 1। और कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की इक्वेशन बनाएंगे वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन यानी कि V1 प्लस √3 अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच यानी 8 - 0, तो E आ जाएगा और M आ जाएगा। देखो क्लियर है क्वेश्चन क्या किया है? अच्छा क्वेश्चन है, बताओ कहाँ डाउट है? क्लियर है? तो ये था सारा कैलकुलेशन फॉर वन डायमेंशनल कोलिजन। वन डायमेंशन कोलिजन बोलो या इसको हेड ऑन कोलिजन बोलो, एक ही मतलब होता है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं अपनी इसी थ्योरी को 2 डायमेंशनल कोलिजन में आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो इसमें नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे 2 डायमेंशनल या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं और इट इज कॉल्ड ऑब्लिक कोलिजन। 2 डायमेंशनल और ऑब्लिक कोलिजन। तो हम इसमें सबसे पहले पार्ट में करते हैं, सबसे पहले पार्ट में लिखेंगे कोलिजन ऑफ अ पॉइंट मास विथ फिक्स्ड सरफेस। कोलिजन ऑफ अ पॉइंट मास विथ फिक्स्ड सरफेस। और इसमें आगे बढ़ने से पहले हम एक छोटा सा थ्योरम लिखते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। व्हाट इज इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम? देखा जाए तो कुछ नया नहीं है, इट इज सिंपली न्यूटन सेकेंड लॉ। न्यूटन सेकेंड लॉ याद है क्या था? न्यूटन सेकेंड लॉ था फोर्स इज इक्वल टू dp/dt, तो हम लोग लिख सकते हैं dp इज इक्वल टू f × dt। तो अगर हम यहाँ पे इसको इंटीग्रेट करें तो हमको मिलेगा डेल्टा p इज इक्वल टू इंटीग्रल f dt। तो ये जो एक्सप्रेशन है इसको हम लोग बोलते हैं पॉपुलरली, इट इज कॉल्ड इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम, जिसमें ये लेफ्ट हैंड साइड जो है वो है चेंज इन मोमेंटम और जो राइट हैंड साइड है इसको हम लोग बोलते हैं इम्पल्स। ठीक है, अच्छा इम्पल्स का मतलब क्या है? इम्पल्स का सिंपली मतलब है कि अगर कोई भी फोर्स कुछ टाइम के लिए किसी ऑब्जेक्ट पे लग रहा है तो हम लोग बोलते हैं द फोर्स विल चेंज मोमेंटम ऑफ बॉडी एंड दैट फोर्स इनटू टाइम इज कॉल्ड इम्पल्स।
ठीक है। जैसे कोलिजन में क्या होता है, कोलिजन के केस में जो फोर्स लगता है उसकी वैल्यू बहुत हाई होती है। क्यों? क्योंकि वो फोर्स लगता बहुत कम टाइम के लिए है। जैसे सपोज चाटा ही पड़े तुम्हें, तो तुम ये बताओ कि हाथ का और गाल का जो कांटेक्ट टाइम है वो कितना रहेगा? तो कांटेक्ट टाइम बहुत कम रहेगा ना, बट असर तो होगा। तो ऐसे फोर्सेस जो बहुत कम टाइम में मोमेंटम चेंज कर देंगे, ऐसे फोर्सेस को भी हम लोग बोलते हैं इंपल्सिव फोर्सेस। तो फोर्सेस अब दो टाइप के हो गए। एक हो गए जो फोर्सेस नॉर्मल हैं, जिनकी वैल्यू, जिनका मैग्नीट्यूड कम है, ठीक है ना, फाइनाइट है। और ऐसे फोर्सेस जिनकी वैल्यू बहुत लार्ज है, लेकिन वो फोर्सेस ऐसे नहीं लगेंगे, वो फोर्सेस लगेंगे ही ऐसे ही सिचुएशन में जहां कोलिजन हो रहा होगा, जहां पे एक्सप्लोजन हो रहा होगा। तो उन फोर्सेस को हम लोग बोलते हैं इंपल्सिव फोर्सेस। ठीक है। अब होता क्या है कि कई बार अगर सिस्टम पे इंपल्सिव फोर्सेस लगते हैं, तो ड्यूरिंग दैट स्मॉल ड्यूरेशन हम और सारे फोर्सेस को नेग्लेक्ट कर देते हैं, क्योंकि सिस्टम के मोमेंटम में जो चेंज ला रहा है, सब्सटेंशियल चेंज, वो सिर्फ इंपल्सिव फोर्स ला रहा होगा। मान लो इंपल्सिव फोर्स भी लग रहे हैं और नॉन इंपल्सिव भी लग रहे हैं, और सिस्टम का मोमेंटम चेंज हो रहा है इन दैट शॉर्ट ड्यूरेशन। तो जो चेंज आया वो किसकी वजह से आया? इंपल्सिव की वजह से आया या नॉन इंपल्सिव? तो नॉन इंपल्सिव तो पहले भी लग रहा है, तो उनकी वजह से कोई भी खास चेंज नहीं आया। तो जो चेंज इन मोमेंटम लाया ना, वो आया इंपल्सिव फोर्सेस की वजह से। तो नॉर्मली जितने भी कोलिजन्स हो गए, एक्सप्लोजन हो गए, इनमें जो फोर्सेस इन्वॉल्व होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं इंपल्सिव फोर्सेस। और उन फोर्सेस में अगर हम छोटे से टाइम का मल्टीप्लाई करें तो हमको मिलेगा इंपल्स, एंड इंपल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉडी। बताओ, क्लियर है ये बात? तो इसमें नीचे ये पॉइंट चाहो तो लिख लो कि फोर्सेस which act for a very short duration but changes momentum of body are called impulsive forces. Impulsive forces generally during that short duration other non-impulsive forces are neglected. बोलो, ये जो बात, जितनी बात मैंने बोली, ये क्लियर है क्यों भाई? जैसे कई बार क्या होता है ना कि जैसे हवा में बॉम्ब एक्सप्लोड हुआ, तो हवा में बॉम्ब एक्सप्लोड हुआ तो उसमें हम लोग मोमेंटम कंजर्वेशन लगा देते हैं, ठीक है। बट क्वेश्चन में ये पूछा जा सकता है कि वर्टिकल में mg लग रहा है, फिर भी मोमेंटम कंजर्वेशन क्यों अप्लाई कर दिया? तो हम लोग ये बोलते हैं कि माना कि मोमेंटम y डायरेक्शन में एग्जैक्ट कंजर्व नहीं है, लेकिन उस शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए mg क्योंकि नॉन इंपल्सिव फोर्स है और एक्सप्लोजन में जो फोर्सेस इन्वॉल्व हुए वो है इंपल्सिव, तो हम अगर केवल इंपल्सिव फोर्सेस को काउंट करें तो इंपल्सिव फोर्सेस की वजह से जो चेंज आएगा मोमेंटम में, वो दोनों बॉडी का कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जिसकी वजह से हम टोटल मोमेंटम ऑफ सिस्टम कंजर्व कर सकते हैं ड्यूरिंग दैट शॉर्ट ड्यूरेशन, मतलब एक्सप्लोजन के जस्ट पहले और एक्सप्लोजन के जस्ट बाद, बिकॉज mg वाज नॉन इंपल्सिव फोर्स, और नॉन इंपल्सिव फोर्स को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। ठीक है, हाँ बोलिए। सर आप बोल रहे थे कि बीच में प्रोजेक्टाइल जो बीच में होगा पाथ में, यानी कि एक्सप्लोड होने से पहले, वहां भी आप ये अप्लाई कर देंगे? हाँ, तो सर वहां इंपल्सिव फोर्स क्या है? वहां तो सिर्फ mg ही है, नहीं नॉन नहीं, इंपल्सिव। एक्सप्लोजन, अगर एक्सप्लोजन हुआ तो एक्सप्लोजन में तो इंपल्सिव हाँ आया होगा ना, एक्सप्लोजन की ही बात हो रही है। हाँ हाँ ठीक है सर। मोमेंटम कंजर्वेशन वहीं तो करना पड़ेगा जहां कोलिजन है, एक्सप्लोजन है, ठीक है। तो अब हम इसमें अपना एग्जांपल बनाते हैं, जो क्वेश्चन हमको सॉल्व करना है। हमें एक पार्टिकल का
कोलिजन लेना है प्लेन सरफेस से, देखना ध्यान से। तो सपोज मैंने ये वो प्लेन सरफेस बना ली है, ठीक है, और फिलहाल हम इस सरफेस को स्मूथ सरफेस लेते हैं और यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ई के बराबर है, ठीक। पार्टिकल टकराने आ रहा है, मान लेते हैं कि इधर से m मास, लेट्स से u वेलोसिटी से, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि कोलिजन ऑब्लिक है या कोलिजन हेड ऑन है, ये हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, बताएगा कोई? ये सिचुएशन है जस्ट बिफोर कोलिजन, कोलिजन ऑब्लिक है या कोलिजन हेड ऑन है, मतलब 1 डायमेंशन है या 2 डायमेंशन है, ये हमको पता कैसे चलेगा, बताएगा कोई? सर अगर किसी एंगल में हो रहा है, अरे मतलब ये तो तुमने वर्टिकली, ऐसे ही बोल दिया, चलता हूँ लैंग्वेज में, कुछ टेक्निकल बात बोलो। सर वेक्टर देख लेंगे कि वो आईजे में दिया हुआ है। हाँ सर वही सर। सर अगर उनकी वेलोसिटीज रिलेटिव वेलोसिटी सर वो सेंटर टू सेंटर जो तब हेड ऑन होता है। सब लोग इशारा एक ही तरफ कर रहे हो, लेकिन जो बोलना चाहिए वो नहीं बोल रहे हो। बेसिकली है क्या, जब बॉडी कोलाइड होगी, ये डायग्राम है, कौन सा डायग्राम है ये है डायग्राम सपोज ड्यूरिंग कोलिजन का। और ड्यूरिंग कोलिजन में मुझे ये बताओगे कि जब बॉल टकराएगी, यानी कि वॉल के साथ सरफेस के साथ कांटेक्ट में होगी, उस वक्त उसके ऊपर नॉर्मल फोर्स कौन से डायरेक्शन में लगेगा? तो ये जो एरो दिखाया इसी डायरेक्शन में लगेगा। तो हम यहाँ नॉर्मल ना दिखा के हम लोग यहाँ पे इंटीग्रल एन डी टी दिखाते हैं, इंपल्स, क्योंकि नॉर्मल की वैल्यू कांस्टेंट नहीं होगी। जितनी देर वो कांटेक्ट में रहा, एक तो वो देर बहुत कम होगी, मिली सेकेंड में टाइम होगा, और उस दौरान भी वो नॉर्मल की वैल्यू कांस्टेंट नहीं होगी, तो हम एन नहीं लिख सकते हैं, तो हम उसको एन डी टी लिखते हैं, क्योंकि हमें इंपल्स से मतलब है। तो सिंपल सी बात यह है कि अगर इंपल्स का डायरेक्शन और इनिशियल वेलोसिटी का डायरेक्शन दिख रहा है, अगर ये दोनों डायरेक्शन के बीच में एंगल कुछ और बन रहा है अदर देन 0 180 बन रहा है, तो ये 1 डायमेंशन कोलिजन है, और अदर देन 0 180 बन रहा है तो ये 2 डायमेंशनल कोलिजन है। तो अब इंपल्स लग रहा है वाई डायरेक्शन में, तो इसका मतलब ये होता है कि अगर इंपल्स वाई डायरेक्शन में लग रहा है ना, तो इसका मोमेंटम कौन से डायरेक्शन का चेंज होगा, ये बताओ? और कौन से डायरेक्शन का मोमेंटम चेंज नहीं होगा? क्यों भाई? एक्स का नहीं होगा। एक्स का नहीं होगा और वाई का होगा, ठीक है। तो आफ्टर कोलिजन अगर हम एज्यूम करें कि इस बॉल की वेलोसिटी किस तरफ है, तो अभी तो फिलहाल एज्यूम कर लेते हैं कि ये बॉल जो है एम मास का, ये जो बॉल है ये इस तरफ निकल गया, लेट से v वेलोसिटी से, u से इंसिडेंट हुआ और v से निकल गया, और निकलते समय इसका एंगल अल्फा है, चेंज कर दिया मैंने एंगल, ठीक है। तो बस सिंपली ये बताओ कि कौन से कंपोनेंट इसके सेम रहेंगे, कौन से कंपोनेंट चेंज हो जाएंगे? y डायरेक्शन का कंपोनेंट क्या होगा और x डायरेक्शन का कंपोनेंट क्या होगा वेलोसिटी का? ये है जस्ट आफ्टर कोलिजन। क्यों भाई? देखो एक और बात बोलूं मैं, एक जनरल बात, कि कोलिजन जो है ना, कोलिजन हमेशा 1 डायमेंशन होता है, तो फिर ये 2 डायमेंशन क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? तो हम लोग ये 2 डायमेंशनल मोशन पढ़ रहे हैं। कोलिजन तो 1 डायमेंशन में ही होता है, और कोलिजन किस डायमेंशन में होता है वो डिसाइड करता है इम्पल्सिव फोर्स या इम्पल्स। तो मुझे बताओगे कि इस क्वेश्चन में, इस फिगर में कोलिजन कौन से डायरेक्शन में हो रहा है, एक्स में हो रहा है या वाई में हो रहा है? वाई डायरेक्शन में हो रहा है। तो कोलिजन सिर्फ वाई डायरेक्शन में हो रहा है, तो बाकी सब वैसे का वैसा रहेगा, बाकी डायमेंशन से कोई मतलब नहीं है। मतलब इसका एक्स डायरेक्शन वाला जो कंपोनेंट है ना, वो यू साइन थीटा ही रहेगा। वाई डायरेक्शन का कंपोनेंट क्या होगा? तो अब ये बताओ कि अगर वाई डायरेक्शन में सिर्फ कोलिजन होता, कोई बॉडी v स्पीड से टकराती ई फ्लोर पे, तो उसकी वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन क्या होती? ईवी हो जाती। तो इसका भी आफ्टर कोलिजन जो वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी? EU cos थीटा हो जाएगी। तो अब हम v निकाल सकते हैं, v क्या होगा? लिख लो, बस हो गया।
v क्या होगा, v की वैल्यू होगी अंडर रूट ऑफ, क्या लिखेंगे, u साइन थीटा होल स्क्वायर प्लस ई यू कॉस थीटा होल स्क्वायर। ठीक है ना, सॉल्व नहीं कर रहे हैं, लिख दो केवल। फिर हमें दूसरी चीज चाहिए कि ये tan अल्फा कितना होगा, तो tan अल्फा की वैल्यू ध्यान से देखो, तो बनेगी u साइन थीटा अपॉन ई यू कॉस थीटा। तो ये तुम याद रखो, इसको हम कई जगह यूज कर सकते हैं। tan अल्फा इज इक्वल टू tan थीटा अपॉन ई, tan अल्फा इज इक्वल टू tan थीटा अपॉन ई। ठीक है, और वेलोसिटी ये हो गई इसकी आफ्टर कोलिजन। अच्छा ये बताओगे कि इम्पल्स कितना लगा ड्यूरिंग कोलिजन, इम्पल्स की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, एनडीटी बताओ। चेंज इन मोमेंटम निकाल लेंगे। सर चेंज इन मोमेंटम इम्पल्स 2 इक्वल टू cos चेंज इन मोमेंटम, तो चेंज इन मोमेंटम क्या लिखेंगे, कौन से डायमेंशन में मोमेंटम चेंज हो रहा है, y में। वाई में। हो रहा है, तो वाई में बताओ क्या चेंज हुआ। अगर डायरेक्शन चेंज हो गया है तो ऐड कर देंगे ना दोनों, तो ये हो जाएगा u cos थीटा, बल्कि लिखना चाहिए एम यू cos थीटा प्लस m इंटू ई यू कॉस थीटा। प्लस क्यों कर दिया, क्लियर है, तो 1 प्लस ई टाइम्स एम यू कॉस थीटा। बताइए, क्लियर है। सर एक डाउट है सर, हाँ जैसे अभी आपने बताया था कि जब इम्पल्सिव फोर्सेस लगेंगे किसी भी प्रोजेक्टाइल में, अगर एक्सप्लोड हो जाएगा तो सर वहां पे मोमेंटम चेंज नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर सर मोमेंटम मतलब इम्पल्सिव फोर्स लग रहा है लेकिन मोमेंटम चेंज हो जाता है, क्यों? हाँ, क्योंकि यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे हम सिर्फ बॉल को कंसीडर कर रहे हैं। एक्चुअली अगर मान लो दो बॉडी का कोलिजन है, स्मॉल एम है कैपिटल एम है, तो इस केस में क्या होगा, जितना इंपल्स इस पे लग रहा है उतना इंपल्स इस पे लग रहा है, तो हम अगर पूरे को सिस्टम लेते हैं तो मोमेंटम कंजर्वेशन लगा पाएंगे। अब यहाँ पे क्या है ना, वॉल का केस है, तो वॉल को तो हम ले नहीं पाएंगे सिस्टम में, हमारे सिस्टम में सिर्फ बॉल है, एक ही बॉडी डिस्कस कर रहे हैं, कोलिजन दो के बीच में हो रहा है बट डिस्कस हम एक ही को कर रहे हैं, तो उसका तो चेंज हो जाएगा ना। यस सर। अभी हम लोग दो बॉडी का भी करेंगे कि एक कैपिटल एम होगा और एक स्मॉल एम होगा, तो हम लोग देखेंगे कि उस केस में लगा पाएंगे, क्योंकि स्मॉल एम पे जो लगेगा और कैपिटल एम पे जो लगेगा वो पूरे सिस्टम को लेंगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा। यस सर। सर सर सेम सबसे पहला क्रिकेट वाला स्टेप केस है सर। बोलिए। तो सबसे पहले स्टेप में हमें इम्पल्स का डायरेक्शन पहले पता करना पड़ेगा सब उसी पे। सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए यही डायग्राम है, ये बीच वाला डायग्राम, क्योंकि अगर हमें ये पता चल गया कि कौन से डायरेक्शन में इंपल्स लग रहा है तो कोलिजन इज ऑलवेज वन डायमेंशनल, तो हमने जो भी वन डायमेंशन कोलिजन में पढ़ रखा है वो हम इस डायमेंशन के लिए अप्लाई करेंगे बस, और कुछ नहीं। इतनी सी बात है जो ध्यान रखनी है, बेसिक कॉन्सेप्ट यही है कि सारे कोलिजन वन डायमेंशन ही होते हैं, बस हमें वो डायमेंशन ढूंढ के निकालना होता है कि वो कौन सा डायमेंशन है। ठीक है, बोलिए। यस सर। एक छोटा सा क्वेश्चन बताना, इस बॉल को हम ड्रॉप कर रहे हैं, ठीक है, और इसका एंगल ये वाला सपोज थीटा है। क्वेश्चन है सिंपली, बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट, तो हमें निकालना है फाइंड कोफिशिएंट ऑफ restitution such that
it moves horizontally just after collision. It moves horizontally just after collision. देखो मैंने कहा ना सबसे इंपॉर्टेंट है इम्पल्स का डायरेक्शन, और इस केस में जो इम्पल्स का डायरेक्शन है वो एक तरह से नॉर्मल का डायरेक्शन होता है। तो सबसे पहले तुम ये वाला डायरेक्शन ही बना लो, ठीक है ना। ये वाला जो एंगल है वो बिफोर कोलिजन है, और ये एंगल ड्रॉ करोगे तो कितना आएगा, ये एंगल थीटा आएगा क्या, क्यों भाई। और ये एंगल होता है आफ्टर कोलिजन, तो इसको हम लोग अल्फा लिखते हैं, और यहाँ पे अल्फा की जो डिमांड है वो है 90 माइनस थीटा। तो सीधा सीधा फॉर्मूला लगा देना है कि tan अल्फा इज इक्वल टू tan थीटा अपॉन ई। तो यहां से ई की वैल्यू क्या आ जा रही है, tan स्क्वायर थीटा आ जा रही है, बस हो गया भाई। थीटा इज इनिशियल एंगल। ये वाला डायरेक्शन इम्पल्स का डायरेक्शन है या नहीं है, पहले ये बताओ। तो अगर ये इम्पल्स का डायरेक्शन है तो उस डायरेक्शन से पहले जो एंगल बन रहा है वो पहले वाला एंगल हो गया, और बाद में जो एंगल बन रहा है वो आफ्टर कोलिजन वाला एंगल हो गया। तो थीटा और अल्फा में डायरेक्ट रिलेशन यूज कर सकते हैं, ऊपर जो लिखा है tan अल्फा इज इक्वल टू tan थीटा अपॉन ई। सर अगर हम ऐसे करें कि जो बॉल की इनिशियल वेलोसिटी है उसके कंपोनेंट्स कर लें और फिर उस कंपोनेंट को चेंज। चाहे जैसे करो, पहुंचेगे वहीं पे। जब एंगल लिखोगे तो पहुंचोगे यहीं पे, तुम सही से करोगे तो, क्योंकि ये फॉर्मूला जो निकाला हुआ है मैंने ऊपर, यही काम करके तो निकाला है। ये फॉर्मूला कहाँ से निकाला है भाई, कंपोनेंट करके ही तो यहाँ पहुंचे हैं। तो तुम कह रहे हो कि हम कंपोनेंट करके करना चाहते हैं, तो वैसे कर लो, वही आएगा। यस सर। ठीक है, तो इसमें यहीं तक रखते हैं आज।